स्टार्ट करूंगा क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर जिसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी स्कोरिंग भी है। अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या फिर मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इजी ये माना जाता है ये चैप्टर। ठीक है। अगर मेरा मैट्रिक्स हमें पढ़ना इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इजी है, 10 नंबर 12 नंबर का सवाल आता ही आता है हर साल। और दूसरी बात, अगर मेरा ये वीक रह गया तो मेरा डिटर्मिनेंट भी वीक रह जाएगा। तो इसलिए हमें मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूरा ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं तो शुरू करते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स। व्हाट इज अ मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो इट इज अ वेल डिफाइंड इट इज अ वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स। वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स। ये एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का, या फिर मैं नंबर्स भी कह सकता हूं। हमारे भाषा में तो हमें हमें ज्यादातर जो यूज होगा वो नंबर ही यूज होगा, है ना। ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है भाई साहब, तो मैट्रिक्स हमारा वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर्स को कहा जाता है। ठीक है। मैट्रिक्स का अगर मैं बोलूंगा कोई वैल्यू होता है, तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बात करूं, इट इज रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का क्या मतलब हुआ, कैपिटल लेटर्स का मतलब हुआ, मैं कह दूंगा मेरा एक मैट्रिक्स ए है, मेरा एक मैट्रिक्स बी है, मेरा एक मैट्रिक्स सी है, इस तरीके से। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड आर रिप्रेजेंटेड विथ स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर से इसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, एक एग्जांपल देता हूं, मैट्रिक्स दिखता कैसा है, तो ये दिखती ऐसी है, ये ऐसी दिखती है, ए बी सी डी ई एफ। ये ए बी सी जो है, ये मैट्रिक्स के अलग अलग एलिमेंट्स है, जहां पे 5 6 7 4 3 2 कुछ भी आ सकता है अपना, है ना। और यहाँ पे मैट्रिक्स जो दिखती है, उसके पाँव के पास कुछ लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा 2 × 3। अब ये क्या है, ये सब मैं बताऊंगा अभी, ये क्या है, मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा, ये सब बताऊंगा अभी। यहाँ पे कुछ पाँव में इसका लिखा रहता है। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आखिरकार ये लिखा क्या रहता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का। क्या किसका कॉन्सेप्ट आता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या तात्पर्य हुआ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं, ऑर्डर इज इक्वल्स टू ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, कितने रोज हैं, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ये भी जानेंगे, हड़बड़ाना नहीं है कुछ भी। ये ऐसे लिखा जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके मत लिख देना, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर लिखने के लिए अगर कहेगा तो वो हम ऐसे ही लिखेंगे, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में एम रोज है और एन कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन। एम एन मत लिख देना भाई साहब। ठीक है। और एक और चीज आता है, अगर तुमसे बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो वो कैसे लिखोगे आप, वो कैसे पता चलेगा हमारे हमारे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका प्रोडक्ट करके लिखना है, यानी कि एम रोज है और एन कॉलम्स है, तो एम एन इसका आंसर हो गया। इफ एम नंबर ऑफ रोज और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और एक और बात, मैट्रिक्स में हम लोग पहले नंबर ऑफ रोज ही लिखेंगे, उल्टा नहीं कर सकते, नंबर ऑफ कॉलम्स क्रॉस नंबर ऑफ रो कभी नहीं लिख सकते, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ही हमें लिखना पड़ेगा। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसमें बताना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, काफी सिंपल है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कोई एक मैट्रिक्स है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले में आता है, अगर नंबर ऑफ रोज है अपने पास 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2,
नंबर ऑफ रोज है 5, नंबर ऑफ रोज है 5, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, नंबर ऑफ रोज है अपने पास 7 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। तो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा यहाँ पे, ये मैंने 2 लिखा है, ठीक है। अब बोला गया कि अब भाई साहब ये बता दो हमें कि नंबर, और तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। ये हो गया अपना ऑर्डर, ये क्या हो गया ऑर्डर, और वो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरे में बोला गया इसका ऑर्डर क्या है, इसका 5 क्रॉस 3 ऑर्डर है, क्योंकि रो की संख्या 5 है, कॉलम्स की संख्या 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 15 हो गए। इसी में ठीक उसी प्रकार से बोला गया तो 7 क्रॉस 2 दिस इज द ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 14। ओके गॉट इट। अब मैं डिस बताऊंगा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स पता कैसे चलता है, कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर, सॉरी आइडेंटिफाई या फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड ऑर्डर। तो अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ABCDEF, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है दैट इज आवर रो एंड द वर्टिकल लाइन इज आवर कॉलम, याद रहेगा। और अगर नहीं रहेगा याद, तो मतलब ये देख के तो याद रहने वाली चीज है यार, इसमें क्या ही दिमाग लगाना है, जो जो लेटा हुआ है वो रो है, जो खड़ा है वो कॉलम है। तो यानी कि इसमें ये क्या हुआ, पहला रो हुआ, ये जो 3 एलिमेंट्स हुए ये R1 कहलाए, और ये क्या कहलाया अपना R2 कहलाया, राइट, R2। ठीक उसी प्रकार अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये है मेरा C1, ये क्या है, ये है मेरा C2, और ये क्या है, तो ये है अपना C3, है ना। तो उसी तरह से इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं। विश्वास नहीं होता है तो काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया ऑर्डर कैसे निकालना है, ठीक है। रो ऐसे और कॉलम वैसे, ठीक, रो कैसे और कॉलम कैसे पता चल गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस सबका ऑर्डर लिखना, ठीक है। तो ये लो सवाल, हम्म, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, इसका भी ऑर्डर लिखो, इन सब का ऑर्डर लिखो। तो पहले खुद से सॉल्व करना। पहले का ऑर्डर कितना हुआ, 1 2 3, 3 रोज, और कॉलम्स कितने 1 2, यानी कि 3 क्रॉस 2। इसमें 1 2 यानी कि 2 रोज, और कॉलम्स कितने हुए 1 2 3 4, यानी कि 2 क्रॉस 4। इसमें रोज कितने हुए 1 2 3, तो 3, और कॉलम्स कितने हुए, कॉलम्स भी 3, तो 3 क्रॉस 3। इसमें रोज कितने हुए सिर्फ 1, और कॉलम्स कितने हुए 1 2 3 4, 1 क्रॉस 4। यहाँ पे रोज कितने हुए 1 2 3 4, और कॉलम्स कितने हुए 1, तो ये ऑर्डर हो गया। अब मेरे से पूछ दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6 एलिमेंट 8 एलिमेंट 9 एलिमेंट 4 एलिमेंट 4 एलिमेंट, खत्म, ठीक है। ये तक हो गया, ऑर्डर समझ में आ गया पूरा कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ गया, फिर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, कैपिटल लेटर से करते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। समझ में आ गया पूरा यहाँ तक। अब हम चलेंगे कि इस पे पोजीशन ऑफ एलिमेंट, या फिर इसको कहते हैं हम लोग एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट पे हम लोग चलेंगे। अगला काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें को बोलते हैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, तो देखो एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे ना तो एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई होगी, एक चीज वो समझ में नहीं आएगा पहले, ये समझने के बाद समझ में आ जाएगा।
कोई मान लेते हैं मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स है। ये मान लिया हमने कि हाँ भाई साहब m रोज हैं और n कॉलम्स है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का? A11 ही तो होगा। A11 का मतलब क्या हुआ? वो पहले रो में लाई कर रहा है और पहले कॉलम में लाई कर रहा है। पहला रो ये, पहला कॉलम ये। फिर आएगा A12। A12 का क्या मतलब हुआ? पहले रो तो पहला ही है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया। A13, A14 डॉट 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 A1n। रो तो पहला ही लेकिन कॉलम मेरा nth हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड रो में कैसे लिखूंगा, मैं सेकेंड रो में लिखूंगा A21। अच्छा, यहाँ पे वन क्रॉस ये मत लिखना, वन क्रॉस वन ये ऑर्डर की तरह नहीं है, ये पोजीशन है या फिर एड्रेस ऑफ एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। फिर ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। फिर ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में। ये जो एलिमेंट ये सेकंड रो में, थर्ड कॉलम में। ये जो एलिमेंट ये सेकंड रो में, फोर्थ कॉलम में, डॉट 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 जाते ये सेकंड रो में गया, nth कॉलम में गया। फिर ऐसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या आया? ये रो कौन सा हो गया? mth रो हो गया। रो कितने mth है? मैं अगर लास्ट रो में आ गया तो mth रो हो गया और कॉलम कौन सा हुआ? फर्स्ट हुआ। फिर उसी तरह am2, फिर am3, फिर am4 बढ़ते बढ़ते जाएगा और ये लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो amn होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये चलता है। इसी तरीके से तुमको दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अगर मुझसे पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn है। कितने हैं? mn एलिमेंट्स है इसमें। mn एलिमेंट्स, m इंटू n, इतने एलिमेंट्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसका आंसर हो गया mn, ठीक है। समझ में आ गया एड्रेस ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि ऑर्डर निकालना सीख ही गए कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। एलिमेंट एड्रेस भी निकालना सीख ही गए, ऑर्डर निकालना बता ही दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना पता चल गया। अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन पे। एक बहुत ही कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी की किताब में, तो उसको देखना ध्यान से कि ये कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर एक मैट्रिक्स के पास 28 एलिमेंट हैं, 28 एलिमेंट्स हैं, तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? तो किसी मैट्रिक्स पर अगर 28 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तुम एक बात बताओ, हम ऑर्डर कैसे निकालते थे? रो इंटू कॉलम करके। तो मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है m इंटू n का, वो 28 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं m को बढ़ाऊंगा तो n खुद ब खुद घटेगा, और अगर मैं n को बढ़ाऊंगा तो m खुद ब खुद घटेगा, m खुद ब खुद घटेगा, m खुद ब खुद घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, यहाँ पे अब क्या करना है हमें, ध्यान से सुनना कि मैं m को मतलब एक नंबर को बढ़ाओगे दूसरा नंबर घटना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट हमको 28 ही रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं रो की संख्या को एक कर दिया, अगर मैं रो 1 रो हुआ तो मेरे पास कॉलम्स कितने होने चाहिए? 28। अगर मेरे पास मैंने रो को 2 कर दिया तो कॉलम्स कितने होने चाहिए? 14। अगर मैंने रो को 3 कर दिया तो कॉलम का कोई वही नहीं होता, क्योंकि कॉलम और रो का फ्रैक्शन में, नेगेटिव में ये सब तो नहीं हो सकता ना, कॉलम और रो वो हमेशा प्रॉपर नंबर में होगा, तो 2 में होगा नहीं। अगर मैं रो को 4 कर दिया तो कॉलम कितने हो जाएंगे? 7। अगर मैं रो को 5 किया नहीं हो पाएगा, 6 किया नहीं हो पाएगा, 7 किया तो 4 हो जाएगा। अगर मैं रो 7 कर दिया तो कॉलम कितने हो जाएंगे? 4। अगर मैं रो को 8 किया कुछ नहीं होगा, 9 किया कुछ नहीं होगा, 10 किया कुछ नहीं होगा, 11 किया कुछ नहीं होगा, 12 किया तो भी कुछ नहीं होगा, 13 किया तो भी कुछ नहीं होगा, 14 अगर मैं किया तो रो 14 तो कॉलम कितने? 2। और अगर मैं फिर उसका सीधा आएगा 28 क्रॉस 1। अच्छा, अगर तुम जब यहां तक आ गए ना तो इसको सीधा पलट के ही तो यहाँ लिखना है, पर फिर भी हम एक तरीका ही चूज करेंगे, रो को बढ़ाएंगे, कॉलम को घटाएंगे, ऐसे करके हमारा ऑर्डर आ जाएगा सारा का सारा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होता है, सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और लाया हूँ, जैसे कि ये देखो, अगर मेरे मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स है तो 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1 दो ही ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर में दो ही एलिमेंट होगा, ऑड नंबर है, ऑड नंबर में दो ही एलिमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद 36 एलिमेंट्स है अगर मेरे मैट्रिक्स में, तो क्या क्या ऑर्डर होगा? तो पहला तो 1 क्रॉस 36, दूसरा 2 क्रॉस 18, 3 से जाएगा क्या? 3 से जाएगा, 3 क्रॉस 12, 4 से बिल्कुल जाएगा, 4 क्रॉस 9, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 क्रॉस 6, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से, 9 4 जा 36। देखो रिपीट होने लग गया, 9 4 जा 36। रिपीट एक बार जहां रिपीट हुआ ना उसके बाद सारा को उल्टे करके तुम लिख सकते हो, उसके बाद कुछ नया नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 9 क्रॉस 4, फिर 10 के साथ नहीं जाएगा, 11 के साथ नहीं जाएगा, 12 के साथ जाएगा, 12 क्रॉस 3, ये देखो 12 क्रॉस 3 ये आया, 12 के साथ जाएगा, 13 के साथ नहीं जाएगा, 14 के साथ नहीं जाएगा, 15 के साथ नहीं जाएगा, 16 के साथ नहीं जाएगा, 18 के साथ भी नहीं जाएगा, 18 के साथ जाएगा, 18 2 जा 26, 36, और 36 के साथ तो जाएगा ही।
और याद रखना ये जो एलिमेंट है इसको तुम 2 बार मत लिख देना, एक बार और 6x6 ऑर्डर लिखिए, क्योंकि तुम इसमें रो या कॉलम इंटरचेंज भी करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगा, इसलिए इसको एक बार ही लिखेंगे, इस वाले इसको एक बार ही लिखेंगे। तो ये मेरे सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। अगर वही किसी मेरे मैट्रिक्स से 5 एलिमेंट्स है तो 1x5 और 5x1, जहां भी ऑड आए वहां पे तो समझ ही जाओ यार 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं और कुछ होगा नहीं। ठीक है। अच्छा ये वाला मैट्रिक्स में बताओ कि ऑर्डर क्या है। सबसे पहला ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर इसका है 3x3, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, R1, R2 एंड R3, और कॉलम्स भी कितने हैं, 3 हैं, C1, C2 एंड C3। तो 3x3 इसका ऑर्डर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में रो इंटू कॉलम कर दो, रो इंटू कॉलम किया तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 9 एलिमेंट्स आ गए। और अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट में 823, 823 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये हुआ, थर्ड कॉलम ये हुआ, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, x² माइनस वाई। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे है 0। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे है 1। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 में आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2। और A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, 5। इस तरीके से आप एड्रेस ऑफ एलिमेंट या फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब एक नया चीज आता है मैट्रिक्स में, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, काफी कॉमन सा ये है, वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का हर एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका सीखना पड़ता है, सीधी सी बात है। कॉन्सेप्ट जितना उतना जितना था मैट्रिक्स में मैंने बता दिया, जो पीछे बताया, ऑर्डर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और एड्रेस क्या होता है एलिमेंट्स पे। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन के टाइप्स हैं, ठीक है, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है। अब मेरे को क्या बोला, सबसे बोला कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 बोला ना, तो पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स बनाऊंगा अपना। ये एक मैट्रिक्स बना है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसके सारे एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। ये 4 एलिमेंट्स हो गए अपने, ये बनाना भी आता है। ये एलिमेंट को 1 1 क्यों लिखा, क्योंकि वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। इसको 1 2 क्यों लिखा, क्योंकि वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। इसको 2 1 क्यों लिखा, क्योंकि वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। इसको 2 2 इसलिए लिखा क्योंकि वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है। अब मुझे बनाना कैसे इस मैट्रिक्स को, ये देखना, आई प्लस जे। अच्छा हाँ सुनो, एक बात बताना मैं भूल गया, रो को कहते हैं आई और कॉलम को कहते हैं जे। जो मेरा जो ये वाला जो जगह पे लिखते हैं ना, जब यहाँ पे तो m क्रॉस n कहा जाता है, ये ऑर्डर में तो m क्रॉस n कहा जाता है, लेकिन ये जो होता है किसी भी एलिमेंट के, तो उसके पावर में लिखता है ए आई जे। ए आई जे मतलब इट इज द एलिमेंट ऑफ, इट इज एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये ith रो एंड jth कॉलम का एक एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। तो मतलब A11 का क्या मतलब हुआ, 11 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो I प्लस जे, यानी कि रो को कहते हैं आई, जे को कहते हैं कॉलम। तो I प्लस जे का मतलब पहले रो को ऐड करो, कॉलम को ऐड करो, रो और कॉलम को ऐड करने के बाद यहाँ आया अपना 2, यहाँ पे आया अपना 3, यहाँ भी आया 3 और यहाँ पे आया 4। समझ में आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, I माइनस जे करना है। I माइनस जे करने के बाद क्या हुआ, रो ये कॉलम ये, तो I माइनस जे 0 -1 1 0। समझ में आ गया। तीसरा I क्रॉस जे, I इंटू जे, I और जे को मल्टीप्लाई करना है, तो I1 जे भी 1, तो 1 इंटू 1 1 2 2 4। I अपॉन जे, I अपॉन जे करना है, तो ये 1, ये 1 अपॉन 2, ये 2 और ये 1। समझ में आया कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। ए आई जे का मतलब होता है ये एक एक एलिमेंट है जो कि ith रो और jth कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है। A11 का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगली चीज, अब वहां 2x2 ऑर्डर करवा, यहाँ 2x3 ऑर्डर का। इसमें एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, सेकंड वाला चलो मैं करता हूँ। ठीक है। एक मेरा मैट्रिक्स में 2 रो है 3 कॉलम है, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें 2 रो है, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो में होगा, फर्स्ट कॉलम में होगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, रो 2 ही होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो में होगा, सेकंड कॉलम में होगा। और चूंकि कॉलम 3 होगा तो यहाँ पे 2 ही कॉलम हुआ है, फर्स्ट रो में होगा, थर्ड कॉलम में होगा। और रो 2 ही होना चाहिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आया कैसे किया मैंने। यहाँ पे 3 कॉलम्स हो गए और यहाँ पे 2 रोज हो गए, R1 और R2। तो इसका ऑर्डर 2x3 हो गया। ठीक है। अब मेरे को मैट्रिक्स कैसा बनाना है,
कि -2i प्लस 3j, इसका करो -2 प्लस 3, इसका मॉड यानी कि 1 ही होगा। ठीक है, फिर -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 सेकेंड वाले का, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका यहाँ जो यहाँ पे आएगा एलिमेंट उसकी बात कर रहा हूं। तो -2 प्लस 6 यानी कि 4 मॉड में जाने का प्लस 4 4 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे -2 प्लस 9 यानी कि 7 मॉड में 7 7 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद -4 प्लस 3 -1 बट ये हो जाएगा 1 क्योंकि मॉड लगा हुआ है। फिर -4 प्लस 6 यानी कि 2, और -4 प्लस 9, -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 5। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है। कैसे किया समझ में आ गया? अब आगे एक कॉन्सेप्ट आता है, एक सेकेंड, इसके बाद इक्वालिटी है ना। एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। किसका आता है कॉन्सेप्ट? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझसे पूछे कोई कि भाई साहब मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, तो मैट्रिक्स में बताऊंगा कब इक्वल होता है। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर said to be equal, पहला कंडीशन, ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम, पहला हो गया। और दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। एक उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा। उदाहरण लो, एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो है ए बी सी और डी, एंड बी दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3 और 4, और कंडीशन ये दिया गया है ए इज इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन दिया गया है और बोला गया ए बी सी और डी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, चारों का वैल्यू फाइंड करो, तो तुम कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, ए बी सी डी चारों को लिखा, इक्वल किया 1 2 3 4 के साथ, और सीधा सीधा इक्वेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 4। बस इक्वालिटी यही खत्म हो गया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को अपने दिमाग में रखना, इन दोनों पॉइंट को खोपड़ी से निकालना मत। ठीक है, इन दोनों पॉइंट अपने दिमाग में रखना कि कब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, पहले तो जब उसका ऑर्डर सेम होता है, और दूसरा जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। बस ठीक है, पहला सवाल, पहला सवाल करो, इस सवाल को करो अच्छे से। बोला गया कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, कंडीशन दे दिया कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, कर दो इक्वल, इक्वेट करो। ए प्लस 4, सॉरी, ए इज इक्वल टू बी है, तो ए प्लस 4 3b 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 2 8 बी स्क्वायर माइनस 5b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 2, तो माइनस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। एक जगह से तो a की वैल्यू 2 आ रही है, इसको ध्यान में रखना। फिर दूसरा देखो, बी स्क्वायर माइनस चलो प्लस 2 इज इक्वल टू 3b, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। बी कॉमन निकालते ही बी माइनस 2 आया, माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकालते ही बी माइनस 2 आया, देयरफॉर बी की वैल्यू एक 1 आई और एक 2 आई। ठीक है, एक इक्वेशन से मेरी बी की दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक और इक्वेशन बी के फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये वाला, चलो चेक करते हैं उससे क्या आता है वैल्यू। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। आई थिंक मिडिल टर्म स्प्लिट और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, और नहीं आता है तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो वो देख लेना, क्योंकि अभी मैं इतना नहीं बता सकता कि अभी मैट्रिक्स में क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। बी माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, तो बी माइनस 3 इक्वल टू 0,
बी इज इक्वल टू 3 और 2 आया यहां से। अब देखो बी का हमारे पास दो वैल्यू है, एक है 1 और 2 और एक है 3 और 2। दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ए भी 2 हो गया। फाइनल आंसर अपना क्या हुआ, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, डन। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है हमें, कुछ नहीं है यार, मतलब क्या ही है ये। इक्वेट कर दिया इन्होंने, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब तुम डायरेक्टली, चलो मैं बच्चे वाले तरीके से करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, जैसे बच्चे में करते थे हम लोग। 1 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स की वैल्यू आते ही हम एक्स की जगह पुट करेंगे उसको 3। 2y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया। और y1 आते ही x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्योंकि इस इक्वेशन में पुट करते ही x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा लास्ट एक थ्योरेटिकल सा टॉपिक बचता है, एक्सरसाइज पहले पहले पहला एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1 में सारा क्वेश्चन लगभग इसी बेसिस पे होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। एक क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3 विद एंट्री 0 एंड 1। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीएनसी थोड़ा सा इसमें यूज में आता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको पीएनसी आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत भी आता है तो चलेगा काम। ठीक है, एक क्वेश्चन है, number of possible matrices of order 3 cross 3 with entry 0 and 1। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, रुको। पहले हम क्या करेंगे, एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेंगे। ये अपना एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसमें टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 9 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, कहा गया कि एक जगह को मैं दो तरीके से फिल कर सकता हूँ, दो तरीके से फिल कर सकता हूँ, या तो मैं वहां 0 डाल सकता हूँ या तो मैं वहां 1 डाल सकता हूँ। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, एक जगह को मैं दो तरीके से फिल कर सकता हूँ, तो इसको भी मैं दो तरीके से फिल कर सकता हूँ, इसको भी दो तरीके से फिल कर सकता हूँ, इसको भी 2 नंबर से फिल कर सकता हूँ, इसको भी 2 नंबर से फिल कर सकता हूँ, इसको भी 2 नंबर से फिल कर सकता हूँ, इसे भी और इसे भी। तो टोटल 2 यानी कि 9 टाइम्स 2 3 36 39, यानी कि 2 raised to power 9 इज योर आंसर, यानी कि 512। क्योंकि एक जगह को अगर मैं दो तरीके से भर रहा हूं तो मेरे पास 9 जगह है, तो 2 की पावर 9 होगी। थोड़ा इसमें पीएनसी का नॉलेज लगेगा, ध्यान समझना। अगर मेरे पास ठीक उसी तरह कह देता कि मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है विथ पॉसिबल एंट्री 0 1 और 2, ये तीनों हम एक जगह डाल सकते हैं, तो मैं एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाऊंगा जहां 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक जगह को मैं 3 तरीके से भर सकता हूं, इसे भी 3 तरीके से भर सकता हूं, इसे भी 3 तरीके से भर सकता हूं, 3 की पावर 4 इज योर आंसर। ऐसे ही मतलब बहुत सिंपल है। ठीक है, अब एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट पे चलता हूं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, एक होता है रो मैट्रिक्स, दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, बस। और एक होता है ना जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, वो तो मैं इधर ही कर दूंगा, रो मैट्रिक्स और कॉलम, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स का क्या नाम है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब हुआ यहाँ पे रो एक ही होना चाहिए
और कॉलम कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, इसका ये होता है रो मस्ट बी वन एंड कॉलम कैन बी एनी नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे। रो तो एक ही है पर कॉलम यहाँ 5 है, तो 1 क्रॉस 5, जिसे 1 क्रॉस एन कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8, लेकिन ये वाला जो जगह है यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम्स एक होने चाहिए और रो कुछ भी हो सकता है, इस तरह 1 2 3 4 5। यहाँ पे रो कितने हैं 5 और कॉलम कितने हैं 1। इस एन के जगह कुछ भी हो सकता है पर यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, अब जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसी को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये किसी भी कुछ भी हो सकता है, ए 0 0 0, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, बस सारे एलिमेंट इसके जीरो होने चाहिए, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक ABCD। दो रो हैं दो कॉलम है, ABCDEFGHI, तीन रोज हैं तीन कॉलम्स है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज आता है डायगोनल एलिमेंट्स, इस वाले एलिमेंट्स को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसको कहीं मत लेना, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। डायगोनल एलिमेंट हमेशा ऐसा यही इस साइड ही होता है। डायगोनल एलिमेंट्स को बताने का एक ट्रिक बता देता हूं पकड़ने का। ठीक है, व्हेन I इज इक्वल टू J, जिस इस एलिमेंट का I और J बराबर होगा, दोज आर डायगोनल एलिमेंट्स, दोज आर डायगोनल एलिमेंट्स। कैसे, ऐसे कैसे, तो ये ए जो है ये फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो देखो यहाँ पे आई और जे बराबर है। ई जो है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो क्या यहाँ आई और जे बराबर है, बिल्कुल है। और आई जो है वो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ भी आई और जे बराबर है। तो जिस जिस एलिमेंट का आई और जे बराबर होगा वो सारे मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्लियर, बस इतना सही था, डायगोनल एलिमेंट खत्म। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी खत्म, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो गए यहाँ, यानी कि ये, तो फिर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक कंडीशन होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो चाहे तो जीरो हो जाए चाहे तो नॉन जीरो हो जाए, एनीथिंग, फर्क नहीं पड़ता है। कुछ टीचर बोलते हैं कि नहीं जीरो नहीं हो सकता, नहीं जीरो भी हो सकता है, मैंने पढ़ा है, जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट में कंडीशन है कि वो जीरो होना चाहिए। बहुत सारे होते हैं जो बोलते हैं नहीं डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट पे कंडीशन है। एग्जांपल देता हूं, A 0 0 0 B 0 0 0 C। अगर मैं इसको व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, तो वहां पे जीरो होना चाहिए, और I जब J के बराबर है तो एनी नंबर, ये लिख लेना। ये हो गया अपना डायगोनल मैट्रिक्स का काम तमाम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी वही कहलाता है जो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं होता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और किसी मैट्रिक्स के लिए नहीं होता। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो व्हेन आई इज इक्वल टू जे तो होगा वन, और आई व्हेन नॉट इक्वल टू जे तो होना चाहिए जीरो। इसको लिखते कैसे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जांपल यहां देख लो, 1 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
3 क्रॉस 3 में 3 बार 1 हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स देखो ये सब सिर्फ थ्योरेटिकल है, ठीक है, इसे कुछ भी क्वेश्चन वोश्चन आता नहीं है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक जीरो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो होंगे वो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। चाहे तुम 5 अगर हो तो तुम्हारा तीनों डायगोनल एलिमेंट 5 ही होना चाहिए, चारों डायगोनल एलिमेंट 5 ही होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही होगा। नॉन डायगोनल ये 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले क्या बताया था मैं, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग नंबर हो सकते हैं, पर स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कोई भी एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि व्हेन आई इज इक्वल टू जे, तो कोई भी एक के होगा, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे देन 0। एग्जाम्पल देखेंगे, के 0 0 के, इस तरीके से तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस करवाया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वगैरह पे, ऑर्डर निकालना बताया, कंस्ट्रक्शन बताया, कुछ टाइप्स हैं क्वेश्चन के जो तुम लोग कर लेना, ये टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं काफी, ठीक है। तो थैंक यू, अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।